बच्चों लास्ट क्लास में हमने मॉडुलस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी और उनसे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज बच्चों हम आर्गुमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और आर्गुमेंट और मॉडुलस की जो एक साथ मिला के जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों आर्गुमेंट हम जान चुके हैं क्या होता था। आर्गुमेंट को बच्चों एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो बच्चों हमने सीखा था कि भाई जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बच्चों उसको हम आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट के जैसे डिनोट कर सकते हैं और जब इस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उस एंगल को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये जेड है, यदि ये मान लीजिए भैया एक्स कोमा वाई है तो यहां से यदि बच्चे आप देखें तो जो टेन थीटा का वैल्यू होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा भाई, वाई अपॉन एक्स आएगा। अब बच्चों देखिए टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। यहां से थीटा के बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। टेन थीटा चूंकि एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, रिपीट होती रहती हैं इसकी वैल्यूज, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स से थीटा के बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज यहां से आ सकते हैं बच्चों। तो जब आपसे आर्गुमेंट पूछा जाएगा तो आप कौन सा वैल्यू बताएंगे? तो बेसिकली जो आर्गुमेंट होता है वैसे तो उसके बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू नॉर्मली हमें यूज करना है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू माइनस पाई से पाई में होता है उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो मेनली किसकी हमें चर्चा करनी है बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। किसकी चर्चा करनी है भैया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है रे, वो वैल्यू जो माइनस पाई से पाई हो। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब वैल्यू माइनस पाई से पाई हो बच्चों। अब आप सोचेंगे जी माइनस पाई से पाई ही क्यों वैल्यू ली? अरे भाई देखो रे, जो अपना पॉइंट होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड में होगा या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा। तो फर्स्ट और सेकंड में हम इधर से जाके मेजर करेंगे तो पाई तक पहुंचेंगे, थर्ड और फोर्थ में इधर से करेंगे तो माइनस पाई तक पहुंचेंगे। ठीक है भाई, एक एक को डिटेल में डिस्कस करके आपको बताता हूं। बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब क्या है आपका, कि आपको यहां से देखो एक्स एक्सिस से चलना शुरू करना है और इस लाइन के पास पहुंचना है और लाइन के पास सबसे छोटे रास्ते से पहुंचना है बच्चों, तो उसको आप कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब मैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग करके समझाता हूं कि किसी क्वाड्रेंट में कैसे आप जाएंगे। भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तो आपको दिखाई दे ही रहा है, ये आपकी लाइन बन गई, यहां एक्स एक्सिस है, यहां से चलना शुरू करेंगे तो एकदम से पहुंच गए इसके पास। अब बच्चों यदि ये पॉइंट मान लीजिए कहां पहुंच जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाए, तो इसको ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ लाइन बनेगा। तो अब हमें बच्चों एक्स एक्सिस से चलना शुरू करना है और इस लाइन पे सबसे जल्दी पहुंचना है। भाई जाने के दो रास्ते हैं हमारे पास, या तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा या तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। मुझे जल्दी पहुंचना है तो ऐसे जाओ भैया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बच्चों यदि पॉइंट यही आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, कहां पहुंच गया बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में यदि पॉइंट पहुंच गया माने यहां पॉइंट आ गया, तो फिर ओरिजिन से ज्वाइन करके ऐसी लाइन बनेगी बच्चों। अब मुझे एक्स एक्सिस से चलना शुरू करना है और इसके पास सबसे जल्दी पहुंचना है। तो यदि मैं इधर को जाऊंगा तो रास्ता देखो थोड़ा लंबा हो रहा है भाई, तो मुझे किधर से जाना ठीक रहेगा, इधर से जाना ठीक रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाऊंगा। ऐसी बच्चों यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या होएगा, यहां बना दो छोटा सा भी, ये वही यहां है। आप पॉइंट अपना ना फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, ऐसा आ गया।
अब मुझे नहीं बच्चों एक्स एक्सिस से चलना शुरू करना है और इस पे जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो तरीका क्या है, ऐसे चला जाऊं सीधे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉइंट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहां देखो एंगल 0 होगा, यहां 90 होगा और यहां जाके 180 मतलब पाई हो जाएगा। जब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों पॉइंट होगा तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो एंगल नेगेटिव लेते हैं। तो यहां तो देखो 0 होगा, यहां जाके -π/2 हो जाएगा और यहां जाके माइनस का पाई हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट 0 से पाई हुआ और थर्ड और फोर्थ के लिए -π से 0 हुआ। बच्चों +π और -π दोनों एंगल सेम ही होते हैं। भाई देखो इधर से जाओगे तो पाई कहेंगे, इधर से आओगे तो -π कहेंगे, दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं, पाई को लेते हैं, -π को नहीं लेते हैं बच्चों। क्लियर बात हुई जी। तो ये हमने जाना क्वाड्रेंट के हिसाब से हम किस तरीके से आर्गुमेंट देखते हैं। अब बच्चों आर्गुमेंट का वैल्यू निकालेंगे कैसे, इस पे चर्चा करते हैं। भाई ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा हुआ है, जब भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट को छोड़ के बाकी क्वाड्रेंट्स में वैल्यू निकालना होता है तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं और उसमें कुछ +π -π करके बाकी क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक वैल्यू ले लीजिए tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन x, tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन x। इसका मतलब यह है बच्चों कि आपने मोड लगा दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आपको रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको रहना है। मोड लगा के पॉजिटिव वैल्यू बना दिया है। ये समझ में आया कहां से, अरे कुछ नहीं रे, यही है tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x। ठीक है भी, अब जो y अपॉन x है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है तो इसलिए मोड लगा के उसको पॉजिटिव बना दिया। तो वहां से अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x आ गया। अब देखिए क्या होगा बच्चों, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऐसा करता हूं यहां क्वाड्रेंट लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं क्वाड्रेंट और यहां लिख देता हूं थीटा का वैल्यू, मतलब कि आर्ग्यूमेंट, थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z, सही रहेगा भी। क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट के हिसाब से आर्ग्यूमेंट का वैल्यू, कोई नई चीज नहीं है, बेसिक चीज है, ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल हमने सीखी हुई है बच्चों। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू अल्फा होगा, अल्फा यही वाला tan इनवर्स y अपॉन x। यदि बच्चों क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, भाई हमने तो ये वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला है, यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या सीखा था हमने, भाई पाई माइनस कर देते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई माइनस अल्फा बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में होता था पाई प्लस अल्फा, क्या होता था, पाई प्लस अल्फा। लेकिन यहां साथ में क्या हो रहा है, हम कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां तो नेगेटिव साइन होना पड़ेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा -π प्लस अल्फा। भाई इधर से आते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूम के तो यहां तक पाई हो जाता है और फिर उसमें प्लस अल्फा हो जाता है। अब क्लॉकवाइज जा रहा हूं ना, इसलिए -π प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट -अल्फा। तो ये बच्चों अलग अलग क्वाड्रेंट में इस तरीके से आप वैल्यू निकाल पाएंगे आर्गुमेंट की। तो दो खास बातें भैया सीख ली, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है बेसिकली उसी को आर्गुमेंट नॉर्मली कहते हैं, उसका वैल्यू -π से पाई होता है, -π पे इक्वल टू नहीं लेते, पाई पे इक्वल टू लेते हैं। आर्गुमेंट निकालना कैसे है, आप tan इनवर्स mod ऑफ y अपॉन x निकालेंगे, अब उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से उसमें +π -π करके आप आर्गुमेंट का वैल्यू निकाल पाएंगे। आपको मैं एक दो छोटा मोटा एग्जांपल कराता हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई किस तरीके से आप आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं या एग्जांपल ही है भी, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z, फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z। पहला पार्ट, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसका आपको आर्गुमेंट फाइंड करना है बच्चों। तो करना क्या है, आप यहां से tan थीटा का वैल्यू लिखे, tan थीटा क्या होता है, y अपॉन x होता है, tan थीटा y अपॉन x होता है।
y मतलब आयोटा के मल्टीप्लाई में जो लिखा होता है और x मतलब जो रियल पार्ट होता है। तो यहां देखो तो ये 1/1 आ गया है। तो tan थीटा इक्वल्स टू बच्चों 1 आ गया। सो थीटा का वैल्यू कितना होगा, π/4 होगा। अब बच्चों यहां आपको क्या देखना है, एक बार आपको यह देखना है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। बच्चों यहां देखो x का वैल्यू पॉजिटिव है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कुछ नहीं करना, यही आपका आंसर हो गया है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो एज इट इज लिख देना है, कुछ नहीं चेंज करना। आइए दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। यदि माने z इक्वल टू होता -√3 प्लस आयोटा, -√3 प्लस आयोटा, तो बच्चों यहां से tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, वही अपना y/x, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -√3। तो बच्चों यहां से थीटा क्या आएगा, tan थीटा -1/√3 है। तो हमने इक्वेशन सॉल्व करने सीखे हैं जी। माइनस को छोड़ो, माइनस को मत देखो, माइनस को नहीं देखा तो कितना बचा 1/√3। tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है बच्चों, 1/√3 होता है π/6 पे। तो वैल्यू कितना आ गया, π/6। अभी आपको क्या देखने का कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहां देखो x का वैल्यू नेगेटिव है और y का वैल्यू पॉजिटिव है। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना है, पाई माइनस करना है। तो पाई माइनस π/6 मतलब कि 5π/6। और देखिएगा एक और क्वेश्चन, z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3, -1 माइनस आयोटा √3 ये है जी। अब यहां से बच्चों मैं tan थीटा निकालता हूं तो क्या आ रहा है रे, -√3/-1, मतलब कि ये √3 ही आ रहा है। अब थीटा का वैल्यू भाई tan थीटा √3 कब होगा, π/3 पे होगा। अब आपको यहां ये देखना है भाई कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। यहां जी x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना है, -π+θ। तो कितना वैल्यू आ गया, -2π/3। तो बात आपको पकड़ में आई भाई, tan थीटा का वैल्यू √3 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। इसलिए आपको क्वाड्रेंट को देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो एज इट इज लिख देना, और यदि आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसमें -π कर देना है बच्चों। आइए एक और चारों क्वाड्रेंट का एक एक एग्जांपल आपको करा रहा हूं। z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो भाई बच्चों रे यहां मैं tan थीटा निकालूंगा तो क्या आएगा, वही -1/1। माइनस देखना ही नहीं होता तो थीटा का वैल्यू आ गया π/4। अभी आपको यह देखने का कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो भैया x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव y नेगेटिव हो मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए सीधे माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां आर्गुमेंट आ गया -π/4। तो उम्मीद आपको क्लियर हो गया है बच्चों कि किस तरीके से आप आर्गुमेंट निकालेंगे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, यदि आपका पॉइंट लाई करता है, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। ठीक है जी, चलिए और चर्चा करते हैं थोड़ी। आप कुछ ऐसे नंबर्स के आपको आर्गुमेंट बताते हैं जो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं बच्चों। और जैसे आपसे पूछा जाए भी आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 कोई पॉजिटिव रियल नंबर, इसको आप समझ सकते हैं जनरल फॉर्म में। तो यदि मैं ड्रॉ करता हूं तो 1 पॉइंट कहां होगा भाई, 1 का मतलब 1 + 0 आई ना, मतलब कि 1,0, तो ये कहां लाई करेगा, यहां है जी 1, यहां आपका है 1, ये अपना है x एक्सिस। तो मैं यदि इस पॉइंट को ऐसे ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ये वाली लाइन बनी, और ये वाली लाइन तो भैया x एक्सिस पे ही है, तो ये x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0 एंगल ना बनाएगी क्या। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 हो गया 0। या इसको जनरल फॉर्म में समझे तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर
किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का जो आर्गुमेंट होता है वो 0 होता है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर सब यहां इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही लाइक करेंगे। दूसरी बात बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, भाई आयोटा समझते हैं कहां लाई करेगा, मतलब 0 प्लस आयोटा है तो यहां ये होगा, यहां वाई एक्सिस पे आएगा और इसका वैल्यू कितना होता दिख रहा है π/2, यहां से ये वाला एंगल π/2। ऐसे ही बच्चों आर्गुमेंट ऑफ -1, -1 कहां होगा, यहां होगा जी, तो इसका आर्गुमेंट इधर से आप मेजर करेंगे तो ये बच्चों आ जाने वाला है पाई, या जनरल फॉर्म में कहें तो किसी भी नेगेटिव रियल नंबर, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट पाई होता है। आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं, यहां माइनस आयोटा होगा, यहां है तो इधर से आप लेके आएंगे, इधर से आएंगे तो ये मैग्नीट्यूड तो इसका π/2 है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं इसलिए -π/2 ऐसा बच्चों बन गया। तो ये कुछ छोटे मोटे आर्गुमेंट्स हैं जिनको आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं बच्चों। एक सवाल और उठता है जी, ये जो अपना है जीरो का आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट 0, सोचो भी क्या होगा, 0 का आर्गुमेंट क्या होगा। आप कह रहे हैं ये वाला जो 0 वाला पॉइंट है मतलब ओरिजिन है, इसको ओरिजिन से मिलाओ, ये तो कोई लाइन बनी ही नहीं। अब ये कोई लाइन बनी ही नहीं तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी वो हम बता नहीं सकते। सो आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, आर्गुमेंट 0 नॉट डिफाइंड। तो बच्चों 0 का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होता, बाकी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइंड होता है बच्चों। तो ये बहुत छोटी सी बात हमने सीखी बच्चों आर्गुमेंट के बारे में। अब बच्चों हम कुछ आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। बच्चों जो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं वो लॉग के जैसे होती हैं, इसको प्रूव हम करेंगे आगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ने के बाद प्रूफ, अभी डायरेक्टली समझ लेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज जो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं वो लॉग के जैसी होती हैं, जैसे आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 ये होता है बच्चों आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 लॉग के जैसा प्रॉपर्टी है, प्लस 2k पाई, प्लस 2k पाई। अब ये 2k पाई का क्या चक्कर है भाई, 2k पाई का चक्कर ये है बच्चों, जो आर्गुमेंट का वैल्यू होता है वो -π से π के बीच में आपको लाना है। यहां देखो ये जो आर्गुमेंट ऑफ z1 है इसका वैल्यू भी -π से π है, ये जो आर्गुमेंट है इसका वैल्यू भी -π से π होगा। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो सम है वो π से ज्यादा आ सकता है, दोनों का सम π से ज्यादा आ सकता है, लेकिन ये जो आर्गुमेंट है इसका वैल्यू तो π से ज्यादा हो नहीं सकता। उसी को बैलेंस करने के लिए आपने 2k पाई ऐड कर दिया है। अब आप कहेंगे 2k पाई ही क्यों ऐड किया, भाई जो 2k पाई है मतलब 2 पाई का जो मल्टीपल है उसके प्लस या माइनस करने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 पाई का मतलब एक चक्कर लगा के वापस वहीं आ जाना होता है। तो ये सिर्फ उसको बैलेंस करने के लिए, यदि मान लो ये पाई से ज्यादा हो जाए तो k का वैल्यू -1 रख देंगे, कम हो जाएगा। मान लो ये -π से कम हो गया तो यहाँ k को +1 रख देंगे, ज्यादा हो जाएगा। और यदि मान लो ये -π से π के बीच में ही आ गया तो k को 0 रख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात है जी। तो याद रखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। जो +2k पाई किया है उसका रोल सिर्फ इतना है, वो -π से π के बीच में लाने के लिए है बच्चों। यहां लिख देना k कोई इंटीजर है। वैसे इस पर्टिकुलर केस में k के 3 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, 0, 1 और -1 बच्चों। इस प्रॉपर्टी को और जनरल आप बना सकते हैं, जैसे यहां तो हमने 2 ही नंबर लिए हैं, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। माना आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 z3 बराबर आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 प्लस आर्गुमेंट z3 प्लस 2k पाई। दूसरा प्रॉपर्टी देखो जी, जैसे बच्चों प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में चल रहा है ऐसे डिवीजन में भी तो चलेगा। आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 प्लस 2k पाई। 2k पाई का चक्कर आप समझ चुके हैं भाई।
और देखो जी, ये वाली जो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है, इसमें यदि मैं नंबर्स को सेम ले लूंगा तो ये जेड स्क्वायर बन जाएगा, और इधर कितना बन जाएगा, 2 आर्ग्यूमेंट जेड। कहा ना लॉग के जैसी प्रॉपर्टी है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको बहुत आराम से समझ में आ ही चुकी हैं। इनमें क्या है भाई, लॉग के जैसी प्रॉपर्टी है। फ्यूचर में हम सीखेंगे 1-2 लेक्चर के बाद कि ये लॉग से आर्गुमेंट का लेना देना क्या है, ठीक है ना। एक थ्योरम अपने यहां आएगा, यूलर्स थ्योरम, वो आपको बताएगा सब। आगे देखो बच्चों, प्रॉपर्टी कितनी प्रॉपर्टी भाई हो गई है, प्रॉपर्टी हो गई 3। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिएगा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट। ये है बच्चों प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी याद रखिएगा भाई। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं भाई, लॉग की जैसी प्रॉपर्टी होती है तो वही सेम यूज कर लिया आपने। लेकिन ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के इक्वल है। तो इसको मैं ज्योमेट्रिकली थोड़ा आपको समझा दूं बच्चों। ज्योमेट्रिकली हमने सीखा था कि जेड और जेड कॉन्जुगेट में कैसा रिलेशन होता है बच्चों। यदि यहां जेड है तो जो जेड कॉन्जुगेट होता था बच्चों, क्या होता था, इसका इमेज होता था एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये जेड है तो ये जेड कॉन्जुगेट है। अब बच्चे यदि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। दोनों एंगल सेम हैं। अब यदि मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड आपसे यहां पूछूं तो आप बोलेंगे थीटा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट पूछूंगा तो फिर आप थीटा नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, माइनस थीटा बोलेंगे, क्योंकि इधर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जेड का आर्गुमेंट थीटा, तो जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट माइनस थीटा होगा। वही तो लिखा है, जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट माइनस थीटा होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों थोड़ी सी। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट और आर्गुमेंट ऑफ 1 अपॉन जेड दोनों सेम ही होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका मतलब यहां से निकलता है। देखिएगा, यहां डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, भूल मत जाना इसको कभी। जब जेईई एडवांस के खतरनाक सवाल बनते हैं तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां ही काम आती हैं। भाई आपने कहा कि जेड कॉन्जुगेट और 1 अपॉन जेड दोनों का आर्गुमेंट सेम है। इसका मतलब यह होता है कि भाई मैंने यहां एक ऐसे लाइन बनाई और ये इससे एंगल कितना बना रही थी, थीटा। तो इस वाली लाइन पे आप जो भी पॉइंट लेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, उन सब का आर्गुमेंट माइनस थीटा ही आएगा। आप कह रहे हैं 1 अपॉन जेड का आर्गुमेंट भी वही है, जेड कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट भी वही है। इसका मतलब कि 1 अपॉन जेड इस लाइन पे होगा और जेड कॉन्जुगेट भी इसी लाइन पे होगा। बात समझ में आए कि नहीं, तभी तो दोनों का आर्गुमेंट सेम आएगा ना। और ये कौन है भैया, रे ये है ओरिजिन, ये ओरिजिन है। अब समझो प्रॉपर्टी, ओरिजिन 1 अपॉन जेड, जेड कॉन्जुगेट, ओरिजिन 1 अपॉन जेड, जेड कॉन्जुगेट एक ही लाइन में होते हैं। बच्चों ये जो 1 अपॉन जेड और जेड कॉन्जुगेट है, इसकी पोजीशन बदल सकती है, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वो जेड के मॉडुलस पे डिपेंड करेगा बच्चों। तो मेनली प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी है, ओरिजिन 1 अपॉन जेड एंड जेड कॉन्जुगेट आर कोलिनियर। ये तीनों बच्चों हमेशा एक ही लाइन पे लाई करते हैं। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखेगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर बात हुई जी। तो क्या सीख लिया आपने, ओरिजिन 1 अपॉन जेड और जेड कॉन्जुगेट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। अब बच्चों में डिस्कस करने वाला हूं माइनस जेड के आर्ग्यूमेंट के बारे में। किसके बारे में, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। डायग्राम बनाओ। ज्योमेट्रिकली चीजों को जितना अच्छे से समझोगे उतना ही फायदा होएगा। ये देखो जी, यहां मैंने ले लिया है जेड, तो माइनस जेड कहां होगा,
यहां इससे पार निकल जाओ ओरिजिन के इधर, तो ये होगा बच्चों माइनस जेड। ये है जेड और ये है माइनस जेड बच्चों। अब बच्चों देखिएगा, इसका कुछ आर्गुमेंट होगा, इस वाले का कुछ आर्गुमेंट होगा। भाई ऐसे देखो, यदि मैं कहता हूं ये वाला एंगल थीटा है, मैं कहता हूं कि ये वाला एंगल थीटा, इस डायग्राम पे फील करो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा। अब जो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड है, वो कैसे मेजर करोगे आप? भाई इधर से जाना पड़ेगा उसके लिए, इधर से जाओगे ना, इधर से जाओगे तो एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा, लेकिन आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन गया, माइनस पाई प्लस थीटा। ऐसा बच्चों बन गया है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है, तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कितना हो गया, माइनस पाई प्लस थीटा। अब इसमें यदि मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं, उसको भी ध्यान से आप देखिएगा, फिर प्रॉपर्टी बन जाएगा अच्छे से। यहां बनाता हूं, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, z को यहां ले लेता हूं, तो बच्चों इधर ऊपर ऊपर जाऊं, यहां इस बार मेरा माइनस जेड आ रहा है, समझ पा रहे हो नहीं रे? यहां जेड लूंगा तो वहां माइनस जेड आएगा, और यदि मैं इसको अब थीटा कहता हूं, तो यहां आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना है, थीटा है, आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है। अब आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कितना आएगा भाई, ये वाला एंगल आएगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। अच्छा यहां माइनस तो लगाया नहीं मैंने, माइनस अभी लगा लो ही। यदि मैंने ये वाला एंगल थीटा लिया था तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हुआ, माइनस थीटा हुआ, और आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कितना हुआ, ये पाई माइनस थीटा हुआ बच्चों। ठीक है भी। अब ये दोनों वैल्यू हमने लिख लिया है, अब मैं दोनों में लिखना चाहता हूं। यहां जैसे इस वाले में देखो, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड क्या बन गया था, माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, और यदि यहां मैं देखूं तो ये क्या बन रहा है, पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। ऐसा बच्चों बन रहा है। तो इसमें आ रहा था आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, और यहां आ रहा है माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। दोनों में फर्क समझ पाए, फर्क क्या है दोनों में, अरे दोनों में इतना सा फर्क है, यहां आर्गुमेंट ऑफ जेड पॉजिटिव था और इसमें आर्गुमेंट ऑफ जेड नेगेटिव था। अब आपको बात याद क्या रखनी है वो बताता हूं, या तो दो रिजल्ट आप याद रखो भाई, कि जब आर्गुमेंट ऑफ जेड पॉजिटिव होगा तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, और जब आर्गुमेंट ऑफ जेड नेगेटिव होगा तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड पाई प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा। या इसके बदले आप एक ही प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी। भाई देखो रे, ये जेड है और ये माइनस जेड है, बिल्कुल देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, पाई होगा। और जो बीच का जो एंगल होता है एक्चुअली में आर्गुमेंट का डिफरेंस ही तो हुआ। इसमें भी देखो ये जेड है ये माइनस जेड है, तो इनके बीच का एंगल तो कितना बन रहा है, पाई ही बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड है उनका डिफरेंस पाई के इक्वल होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड का जो डिफरेंस होगा वो पाई के इक्वल होगा। डिफरेंस का मतलब जहां तो माइनस करना है मोड लगा के, सही है नहीं, मोड डिफरेंस का मतलब होता है उनका माइनस करके उसका मोड ले लेना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू उसको देखना है। या दूसरे शब्दों में कहो तो आपको हमेशा बड़े वाले वैल्यू से छोटे वाले वैल्यू को माइनस करना है। अब भाई यहां आप मोड ओपन कर सकते हैं, जैसे आप मोड ओपन करेंगे ये दोनों रिजल्ट यहां से निकल के आपके सामने आ जाएंगे। भाई मोड ओपन करोगे प्लस माइनस का साइन आएगा ना, तो जब आर्गुमेंट ऑफ जेड बड़ा होगा तो प्लस में मोड ओपन होगा तो पाई आ जाएगा, और जब आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बड़ा होगा तो उधर माइनस पाई आ जाएगा। क्लियर बात है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड का जो डिफरेंस होता है वो पाई के इक्वल होता है बच्चों। क्लियर बात हुई जी। याद रखने को ऐसे भी याद रख सकते हैं, और कुछ भी ना याद रखे तो ऐसे बना के देख सकते हो आप। ठीक है भी बच्चों। तो ये बच्चों कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने सीख ली हैं, इन्हीं से काम चल जाता है। आइए अब थोड़े से क्वेश्चन बच्चों कर लेते हैं। एक तो बेसिक क्वेश्चन कैसा बच्चों बन सकता है, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा और उसका आर्गुमेंट आपको फाइंड करना होगा।
कैसे कहा जी, इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू रूट 3 प्लस आयोटा, ऐसे मान लीजिए भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड करना है बच्चों। तो भाई क्या सिखाया गया रे आपको, जो आर्ग्यूमेंट के प्रॉपर्टी होते हैं वो लॉग के जैसे होते हैं। तो यहां जब मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालूंगा, मतलब कि इस पूरे का आर्ग्यूमेंट निकालूंगा, तो जो मल्टीप्लाई में लिखे हैं वो प्लस में आएंगे और जो डिवाइड में लिखे हैं वो माइनस में चले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा, ऐसा बच्चों बन जाएगा। भाई 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा, वही tan इनवर्स y अपॉन एक्स करके, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4। इसमें क्या बनने वाला है जी, y अपॉन एक्स इसमें करूंगा तो रूट 3 अपॉन 1, तो रूट 3 आ गया और tan का वैल्यू रूट 3 होता है पाई बाय 3 पे। ये दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही थे, कोई समस्या नहीं। माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा, मैं जानता हूं कि ये माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, माइनस आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा, तो यहां देखो tan थीटा का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 बन जाएगा, तो ये पाई बाय 6 बच्चों आ गया है। तो ये देखो ये भैया पाई बाय 4, ये भी बन गया प्लस पाई बाय 4, तो ये बन गया पाई बाय 2, ये पाई बाय 3 और ये पाई बाय 6, तो इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो ये पाई बाय 6, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 बच्चों आ गया है। बस अभी इसको एलसीएम लेके आप ऐड कर दीजिएगा, तो शायद इसका वैल्यू 2 पाई बाय 3 बच्चों आ जाएगा। ये बच्चों वैल्यू 2 पाई बाय 3 आ गया है, लेकिन अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब समाप्त क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आर्गुमेंट का वैल्यू होता है वो माइनस पाई से पाई होता है, ये आपको चेक करना होता है हमेशा। तो अब ये वाला वैल्यू आपको देखना है, जो 2 पाई बाय 3 है, ये माइनस पाई से पाई के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छी बात है, आ ही रहा है। 2 पाई बाय 3 तो माइनस पाई से तो बड़ा है ही और पाई से छोटा ही है, तो ये वाला वैल्यू बिल्कुल सही इंटरवल में आ रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। अब यदि मान लीजिए ये माइनस पाई से पाई के बीच में ना आता, तो फिर आप इसमें से उस इंटरवल में लाने के लिए 2 पाई का मल्टीपल या तो प्लस कर देते या तो माइनस कर देते बच्चों। क्लियर बात है। थोड़ा सा मैं दिखाता हूं करके, यहां एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए इसका वैल्यू 4 पाई बाय 3 आ जाता, मान लो, अरे मान लो यार, इसका वैल्यू 4 पाई बाय 3 आ जाता, तो ये थोड़ा ना आंसर होता। तो फिर आंसर आप कैसे निकालते इसमें। अब ये देखो, ये जो 4 पाई बाय 3 वैल्यू आता, ये पाई से बड़ा आ रहा है, पाई से बड़ा आ रहा है, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करते ना, 2 पाई माइनस करते। ध्यान रखना, हमेशा 2 पाई का मल्टीपल ही प्लस या माइनस करना है, कोई और मत कर देना। एक बच्चा अगर पाई माइनस कर दूंगा छोटा हो जाएगा, पाई नहीं माइनस कर सकते, माइनस हमेशा क्या करना है, 2 पाई का मल्टीपल, तो फिर इसका वैल्यू आ जाता -2 पाई बाय 3। क्लियर बात हुई जी। तो ये बस एक एग्जांपल हमने बताया थी, माइनस पाई से पाई ना आता तो किस तरीके से कर देते। मान लो ये -4 पाई बाय 3 आ जाता, मतलब माइनस पाई से कम हो गया, तो फिर इसमें +2 पाई कर देते। क्लियर बात है जी। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आप कर ही डालोगे, उसमें तो क्या बताना। ऐसे भी नहीं करोगे आप इसको सिंप्लीफाई कर करके, तो भी आप उसको कर ही लोगे। लेकिन यदि आपका ये कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता तो इसी तरीके से करना। हाँ, स्कूल में आ जाए फिर तो भैया सिंप्लीफाई करना पहले, उसके बाद करना। आइए अब एक मैं आपको जेईई मेंस का पूछा हुआ सवाल करा रहा हूं। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपने शायद इतना इजी क्वेश्चन कभी देखा होगा। कह रहा है बच्चों, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज ए complex number of unit modulus कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस का मैग्नीट्यूड 1 है बच्चों, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ
1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ऑप्शन भैया है आपके पास π/2 माइनस थीटा, थीटा, पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा। ये है जी कहानी सब अपनी। अब बच्चों रे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन तो ये है कि मोड ऑफ जेड 1 के इक्वल है, जेड का मॉडुलस 1 है। तो जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि जेड का मॉडुलस 1 है तो मैं एक बात जान जाता हूं कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 होगा, मतलब कि जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू 1 अपॉन जेड के इक्वल होगा। अब बच्चों मुझे आर्गुमेंट किसका निकालना है, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट का निकालना है। तो अब मैं यहां जेड कॉन्जुगेट को 1 अपॉन जेड पुट कर दूंगा। अब इसको सिंप्लीफाई यदि मैं कर लेता हूं, नीचे बच्चों एलसीएम लिया जाएगा तो जेड प्लस 1 अपॉन जेड बनेगा। देखो रे जेड प्लस 1 तो कैंसिल हो गया रे, क्या बच गया, ये आ गया है जेड, ये नीचे वाला जेड ऊपर पहुंच गया। सो 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट कोई और नहीं है, ये तो जेड ही है। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और वो गिवन कितना है अपने को, वो गिवन है थीटा। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हुआ और आंसर आ गया बच्चों थीटा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ z एंड w, if z and w be complex numbers, be complex numbers such that mod of z into w is equal to 1 and argument of z minus argument of w is equal to π/2, then find z conjugate into w। देखा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है भाई, पहली बात तो मॉडुलस गिवन है, ये वाला मॉडुलस z इंटू डब्ल्यू का मॉडुलस 1 है। इसको मैं z इंटू डब्ल्यू का मॉडुलस 1 है, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि z का मॉडुलस इंटू डब्ल्यू का मॉडुलस 1 है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो एक रिलेशन तो ये है, और दूसरा रिलेशन ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू π/2 है। बच्चों यहां जो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w है उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 अपॉन w या तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w कॉन्जुगेट। मुझे लिखना कौन सा है, यहां देखो जो मुझे वैल्यू फाइंड करना है उसमें z कॉन्जुगेट इंटू w आ रहा है, कॉन्जुगेट की फीलिंग आ रही है ना कहीं, इसलिए इसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w को लिख देता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ w कॉन्जुगेट। अब बच्चों जो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो लॉग के जैसी होती हैं, तो ये प्लस में लिखें तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू π/2। अब बच्चों किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2 कब आता है, आर्ग्यूमेंट π/2 तब आएगा जब वो प्योरली इमेजिनरी होगा। अरे सीखा था ना भाई, ये देखो आप भी ना, ये देखो यहां यदि मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो जब पॉइंट यहां लाई करेगा y एक्सिस पे, वो भी ऊपर की साइड पॉजिटिव वाले पार्ट में, तो आपका आर्ग्यूमेंट π/2 के इक्वल आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि z इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है और उसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होगा। तो ऐसा कह लूं i इंटू के और वेयर k इज पॉजिटिव। ध्यान से समझो भाई, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट यदि π/2 है इसका मतलब वो प्योरली इमेजिनरी है और उसका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो z इंटू डब्ल्यू कॉन्जुगेट i इंटू के है वेयर k इज पॉजिटिव। तो बच्चों अब ये बताओ z कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू क्या होगा, भाई z कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू इस वाले का कॉन्जुगेट है,
यदि मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा, जेड का कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट और डब्ल्यू कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो डब्ल्यू हो गया और इधर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा के। ऐसा बच्चों वैल्यू आ गया है। अब भाई मुझे के का वैल्यू भी तो निकालना है, उसके लिए इसका यूज ना करूंगा। अब क्या करो, इसका दोनों साइड आप मॉड ले लो, दोनों साइड मॉड ले लो। तो मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस आई के। लेफ्ट साइड तो क्या बन जाएगा मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट इंटू मॉड ऑफ w, और यहां देखो जी k तो अपना रियल नंबर है, उसका मॉड तो k ही हो जाएगा, और माइनस आयोटा का 1 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू हो गया k। अब बच्चों z कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो तो z के मोड के इक्वल होगा, w का मोड w है, ऐसा बच्चों आ गया है। और यहां से देखो जाके z का मोड इंटू w का मोड तो 1 के बराबर है, इसलिए k का वैल्यू 1 हुआ। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। k का वैल्यू 1 आ गया है। अब ये k का वैल्यू 1 इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 z कॉन्जुगेट इंटू w इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो बच्चों z कॉन्जुगेट इंटू w का वैल्यू माइनस आयोटा के इक्वल आ गया है। बच्चों क्लियर बात हुई जी? तो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था। आइए एक और ऐसा ही सुंदर सा क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इफ z and w be complex numbers such that z conjugate plus iota into w conjugate is equal to 0 and argument of z into w is equal to pi, then argument of z is equal to, ऑप्शन है जी आपके पास। ऑप्शन बच्चों गिवन है, देखिए पाई बाय 4 और पाई बाय 2, 3 पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। भाई बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा रे। एक तो बच्चों पहले मैं ये वाले रिलेशन को ले लेता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू डब्ल्यू पाई गिवन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई। एक इक्वेशन तो ये है मेरे पास। अब दूसरा मुझे ये रिलेशन गिवन है, इसका यूज करना होगा। तो यहां आपको गिवन है z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू माइनस आयोटा w कॉन्जुगेट। अब आप क्या करिए, इसमें आप दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लो। जब कॉन्जुगेट लोगे भैया, इसका कॉन्जुगेट तो z हो जाएगा, माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा हो जाएगा, और w कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट w हो जाएगा। ये रिलेशन बच्चों आ गया है। अब यार क्या करना, इसमें दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ले लो। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इंटू w। अब भाई आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी तो लॉग के जैसी होती है, तो ये मल्टीप्लाई में लिखे तो प्लस में आएंगे, तो ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा का वैल्यू कितना होगा, पाई बाय 2 होगा। इस आर्ग्यूमेंट ऑफ w को इधर ले आता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ w को इधर ले आया तो इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये सेकंड इक्वेशन बच्चों बन गया है। भाई एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। इसमें दोनों को सॉल्व करके भी मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z का वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान है, दोनों को ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बच्चों ऐड कर दो, तो आर्ग्यूमेंट w कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 2, ये हो गया 3 पाई बाय 2। तो यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ z का वैल्यू 3 पाई बाय 4 बच्चों आ जाएगा। ये बच्चों आ गया अपना आंसर, मतलब कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बच्चों आप कुछ और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने वेक्टर्स पढ़ा है बच्चों, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है,
और जैसा कि हम जानते हैं जो पॉइंट होता है एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर के जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे समझिएगा बच्चों, ये मैं बनाता हूं एक बार आपके लिए। ये आर्गेंट प्लेन है बच्चों अपना, ये हमारा रियल एक्सेस और ये हमारा इमेजिनरी एक्सेस बच्चों। यहां बच्चों एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ये तो जान चुके हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्चुअली में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि आपने एक पॉइंट यहां लिया x, y, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा y, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है x, y को। यहां अपना ओरिजिन है, तो इससे मैं ऐसे यहां ज्वाइन करूंगा तो ये एक वेक्टर भी तो बन जाएगा भाई, वेक्टर OP। तो वेक्टर से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब जैसे हम ये समझते हैं कि भाई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वेक्टर्स की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं वो भी यहां काम आ सकती हैं, वो भी यहां काम आ सकती हैं बच्चों। भाई यदि ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम मैं z कहता हूं, भाई z ही तो था x प्लस आयोटा y, तो ये अपना z हो गया। ऐसे ही तो हम वेक्टर एडिशन या वेक्टर सब्सट्रैक्शन वो सारी प्रॉपर्टी जिसमें यहां यूज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे यूज करते हैं भाई। जैसे यहां मैं वापस बना रहा हूं कुछ, ये हमारा बच्चों एक पॉइंट है यहां Z1, और ऐसे बच्चों एक यहां दूसरा पॉइंट है हमारा Z2। अब मैं क्या कह रहा हूं कि वेक्टर के जैसे काम कर रहे हैं, तो ये दो वेक्टर्स हो गए, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये। अब इन दोनों का यदि मुझे सम निकालना हो, क्या निकालना हो रे, दोनों का सम निकालना हो, तो जो वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी था, जो वेक्टर एडिशन के लॉ थे, वो मैं यहां यूज कर सकता हूं। तो कौन सा लॉ था अभी वेक्टर एडिशन का? पैरेललोग्राम लॉ। तो यहां मैं पैरेललोग्राम यदि कंप्लीट कर लेता हूं, मतलब इसके पैरेलल एक यहां ऐसे लाइन बना लूं, एक पैरेलल इसके यहां ऐसे लाइन बना लूं, तो ये पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका नाम यदि मैं A रख देता हूं, इसका नाम B रख देता हूं, इसका नाम C रख देता हूं, तो भाई वेक्टर एडिशन कहता क्या है, यदि पैरेललोग्राम की दो साइड्स दो वेक्टर से रिप्रेजेंट होती है तो उनका रिजल्टेंट उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। तो ये बच्चों जो OC बना है ये इन दोनों का सम होगा। मतलब OC किसको रिप्रेजेंट करेगा? इन दोनों के सम, मतलब Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसे ही जो आपका AB होगा वो इनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब Z2 माइनस Z1 को रिप्रेजेंट करेगा। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में बच्चों जो OA है वो मॉडुलस ऑफ Z1 है, बच्चों जो OB है वो मॉडुलस ऑफ Z2 है, और बच्चों जो OC है वो क्या है? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 है, और बच्चों जो AB है वो मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 है, या Z2 माइनस Z1 भी लिख सकते हैं, मॉड के अंदर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों। अब जैसे ही बच्चों आपको ये बातें समझ में आई तो यहां से कई सारी प्रॉपर्टीज निकल के आ सकती हैं, बहुत आराम से जो समझी जा सकती हैं। एक पहली प्रॉपर्टी समझिएगा बच्चों, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है OAC, ट्रायंगल OAC। इसमें आप जो हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी होता है वो यूज कर दीजिए। क्या होता है? सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये हम यूज कर सकते हैं बच्चों। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OAC हम ये कह सकते हैं कि भाई जो OC है वो लेस देन होगा OA प्लस AC, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब यदि मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बन जा रहा है? मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। भाई ये मॉड ऑफ Z1 है और जो AC है वो OB के इक्वल ही तो होगा, तो OB का वैल्यू कितना था? मॉड ऑफ Z2, तो AC का वैल्यू भी कितना हुआ? मॉड ऑफ Z2 हुआ। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। अब बच्चों ये तो बात ट्रायंगल के लिए हुई।
अब यदि ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट Z1 और Z2 यदि एक ही लाइन पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ इक्वल टू साइन आ जाएगा बच्चों। एक ही लाइन पे आ गए तो इक्वल टू हो जाएंगे ना, OC इक्वल टू OA प्लस AC हो जाएगा। तो ये बच्चों एक प्रॉपर्टी आ गई है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ये है ट्राइंगल इनइक्वलिटी। इसको भी ट्राइंगल इनइक्वलिटी ही कहते हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया है बच्चों? ट्राइंगल इनइक्वलिटी। ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ये कुछ नई प्रॉपर्टी नहीं है। सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ऐसी बच्चों में एक और प्रॉपर्टी बना सकता हूं, इसी को थोड़ा रिवर्स करके, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो अब ये वाला ट्राइंगल देखो OAB, इसमें एक साइड ये है, एक साइड ये है और तीसरी साइड ये है Z1 माइनस Z2 वाली। तो ऐसी क्या बना सकता है? मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 होल मॉड। ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू साइड और ये हो गया बच्चों थर्ड साइड। यहां आप Z1 प्लस Z2 भी ले सकते हैं, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में लेंगे तो Z1 प्लस Z2 और ये वाले में लेंगे तो Z1 माइनस Z2 भी। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल इनइक्वलिटीज कहते हैं बच्चों। अब बच्चों आइए इन प्रॉपर्टी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा जी, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस जेड प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस जेड। देखो जी कितना सिंपल सा है। इसका बच्चों आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो भी क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ट्राइंगल इनइक्वलिटी है वो हम यूज कर देंगे। ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या कहता है? मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं तो क्या बन रहा है जी? मॉड ऑफ 1 प्लस Z प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस Z। ये मानो Z1, ये हुआ Z2 is greater than or equals to mod of Z1 plus Z2, meaning कि 1 plus Z plus 1 minus Z। तो ये बन गया जी mod of 1 plus Z plus mod of 1 minus Z greater than or equals to 2। तो भाई इसका वैल्यू greater than equals to 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 2 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू बच्चों आ गया 2। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं भाई, जिनमें आप ऐसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने को पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, आओ एक और हम इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा इससे अच्छा है। क्वेश्चन में कहा है बच्चों, फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट value of mod Z if mod of Z minus 4 upon Z is equal to 2। mod of Z minus 4 upon Z equals to 2 है, तो आपको mod Z का ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है बच्चों।